हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सरकार का आदेश, पेंशनर्स को बिना किसी समस्या के पेंशन का होगा भुगतान। वित्त मंत्रालय की तरफ से निकली है एडवाइजरी और साथ ही 14 में बड़ा दिन, यानी सैनिकों के लिए सैनिकों के तमाम मुद्दे हैं जो 8वें वेतन आयोग को लेकर, उनकी कौन संभालेगा बागडोर। और मैं बात करूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकाली है। आखिर क्या है ये वैकेंसी, और अब जवान कर रहे हैं गायों की सेवा। तो आइए दोस्तों खबर करते विस्तार से। सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, अभी बड़ी खबर, भारत को मिला नया सीडीएस, यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान की जगह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम बनेंगे नए सीडीएस। भारत सरकार ने लगा दी है मोहर। ये खबर अभी तत्काल आप देखिए। दो बड़े लेटर, दो बड़ी अपडेट जिसका उल्लेख करना जरूरी है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग पेंशन लेखा कार्यालय ने एक कार्यालय ज्ञापन यानी मेमोरेंडम जारी किया है 28 तारीख को। यानी उनका काम है कि यानी सबसे पहले पेंशन, जैसे ही रिटायरमेंट आता है तो पहली पेंशन कैसे इशू होगी। यदि कोई भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन बिना किसी देरी के शुरू होगी और इसकी जिम्मेदारी जितनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं उनकी होगी। इसके साथ बैंक है, चाहे स्पर्श है, चाहे और सीपीए हो है या सीपीपीसी हैं, सबको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आखिर यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है उसके बाद उसका कोई ऑफिस, उसका कोई चैनल नहीं होता है और ये जिम्मेदारी बनती है तमाम एजेंसी की कि उसका पेंशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। यानी प्रथम पेंशन, पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट से संबंधित निर्देश नीचे साइन करने वाले इस ऑफिस में उन्होंने 3 ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला देते हुए इस बात को फिर दोहराया है कि सभी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स यह पक्का करने की सलाह दी गई है कि पहली पेंशन या पहली फैमिली पेंशन का क्रेडिट तुरंत ईपीपीओ या ईएसएस के आधार पर किया जाए, जिसमें सीपीओ को मिली अंडरटेकिंग की स्कैन कॉपी शामिल है, बिना पीपीओ की फिजिकल कॉपी का इंतजार किए, ताकि पेंशनर्स को बेवजह परेशानी न हो। समय समय पर बैंकों के साथ हुई अलग अलग मीटिंग में ये बात दोहराई। यानी आप रिटायरमेंट होते हो और आपके कागज ऑफिशियली आपकी बैंक में चले जाते हैं, स्पर्श में चले जाते हैं, सीपीपीसी में चले जाते हैं, तो फिर फिजिकल बुलाने की जरूरत नहीं है कि अभी आप हमारे सामने आइए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, 10 जगह साइन कीजिए। यानी सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है और आपका काम है उनको पेंशन देना, और इसके लिए आप उन्हें फिजिकली नहीं बुला सकते। यह भी सलाह दी गई है कि बैंकों को पहली पेंशन क्रेडिट करते समय पेंशनर फैमिली पेंशन से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने या खुद मौजूद रहने पर जोर नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस ऑफिस के ध्यान में आया कि बार बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद बैंक अभी भी पेंशनर फैमिली पेंशन पर जोर दे रहे हैं कि खुद ब्रांच में चल के आए, अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएं, लाइफ सर्टिफिकेट दें, अंडरटेकिंग दें। इस तरीके से मौजूदा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं, जो हमारी पॉलिसी है उसके खिलाफ है। आप मनमानी कर रहे हो, आप परेशान कर रहे हैं। ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए सीपीपीसी हो, स्पर्श हो, एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, साथ ही निर्देशों को सख्ती से पालन करने का हम आपको आदेश देते हैं कि जितनी आपकी बैंक हैं, जितनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को बार बार बैंक में आने की जरूरत नहीं है यदि एक बार आपके पास डॉक्यूमेंट जमा हो गए। तो ये दोस्तों हमारे आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश में मेमोरेंडम जो मैंने आपके साथ साझा किया, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्रेडिट ऑफ फर्स्ट पेंशन फैमिली पेंशन, ये इस तरह की परेशानी ना आए। और उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे एक काम करने की सलाह दी है कि यदि आप इंडिविजुअल हैं तो आपको कौन से काम करने, बैंक क्या कार्रवाई करेगी, सीपीपीसी क्या कार्रवाई करेगी, और ये आप देख सकते हो तीनों ज्ञापन। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की तरफ, और वो बड़ी खबर है कि आखिर फौजियों को 8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा। कई प्रकार की चर्चाएं चल रही, कई प्रकार की सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग अपना अपना रोना और धोना डाल रहे हैं। खासकर जेएसयू जवानों ने अभी तक कोई ऑफिशियल मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया है और उनसे डेट नहीं ली है। 10 मई आखिरी तारीख है, 10 मई यानी कल का दिन है आपके लिए महत्वपूर्ण। आज आप इस बात की तैयारी कर सकते हो कि यदि आपने 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन से मुलाकात करनी है, उनके डेलीगेशन से मुलाकात करनी है, आप अपनी बात फिजिकली रखनी है, इंटरेक्शन करना है,
तो आपको कल तक का समय है, क्योंकि जैसा हम समझ सकते हैं सरकार की तरफ से आधिकारिक संगठन ISM ISL इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, और जिनके अधिकारी हैं अध्यक्ष, शायद इनको भी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं तो हमारी जितने भी मुद्दे हैं, आपने 7वें वेतन आयोग का डिस्क्रिमिनेशन होगा, 8वें वेतन आयोग, अब हमें मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, या दूसरे आपके जितने पॉइंट्स जो आपने रिटन में दिए गए हैं, शायद उनका महत्व कितना होगा या नहीं, क्योंकि उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है आप देख सकते हो, लेटर भी दोनों आप देख सकते हो, ये नोटिस है 8th पे सेंट्रल कमीशन विल इंटरेक्ट विद इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उन्होंने कहा है जितनी आपकी एसोसिएशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रेलवे की साथ में रजिस्टर्ड इन दिल्ली 13-14 मई 2026 को है, कंसर्न स्टेक होल्डर यूनियन एसोसिएशन डिजायर इंटरेक्टिंग विद कमीशन में देयर रिक्वेस्ट सीकिंग, यानी 10 तारीख तक आपने रिक्वेस्ट दीजिए और आप उनसे बातचीत कर सकते हो। इसके साथ आपने ये भी लेटर देखा होगा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से लेटर निकला है कि उन्होंने इनसे बातचीत करने के लिए जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक डेलीगेशन तैयार किया है, उसमें हमारी बातें कौन रखेगा, शायद अब उनकी जिम्मेदारी है, तो यानी हमारे मुद्दे दूसरों के भरोसे हैं। दोस्तों ये आपने बात देख ली है, ये एक बड़े आप इसके ऊपर आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप अस्पताल सहायक यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हो, तो ये मध्य प्रदेश की तरफ से भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक 4th श्रेणी की बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। इसमें पूर्व सैनिकों के लिए है, इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ एज में छूट है, तमाम इस तरीके की है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल होने के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार, यानी हमारे जो सेना के बड़े अधिकारी हैं, चाहे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, उन्होंने पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से क्या सीखा है और हम क्या सुधार करेंगे, और आगे जिस तरीके से युद्ध की रणनीति है किस पर बेस्ड है। उन्होंने कहा जो नई टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से हम अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग चेंज कर रहे हैं। Op Sindoor demonstrated our ability to deliver integrated effects with speed, precision and clarity of purpose, serving as a foundational step towards multi-domain operations. This capability is the result of sustained efforts over the years to build structures, processes and capacities for executing multi-domain operations in its true sense. What we witnessed during Op Sindoor was not just an isolated success, but the manifestation of deliberate institutional strengthening. The operation also highlighted enhanced situational awareness at all levels of command, supported by a robust joint communications architecture that enabled timely aggregation of all intelligence, surveillance, and reconnaissance inputs. This architecture continues to be strengthened and is now being integrated into a fully functional Joint Operations Control Center for improved joint targeting and decision making. In the air defense domain, systems like the IACCS and the Akash Tir were integrated to provide a unified and comprehensive air situation picture. These networks have since been further reinforced, contributing to a more resilient and responsive air defense grid. At the operational level, the fusion of multi-sensor inputs from across the services and national agencies enabled a comprehensive situational awareness grid. The significantly compressed decision-making cycles ensured decisive outcomes. A key pillar of our progress has been the strengthening of the integrated command and control structures, supported by advanced decision support systems and data-driven processes. A gradual process of transition from a network-centric to a data-centric architecture is underway. Our multi-domain approach has expanded into new emerging domains. In the space domain, close coordination with ISRO and the Department of Space is enhancing real-time ISR and targeting capabilities. In the information and the cognitive domains, coordinated efforts with the Ministry of Information and Broadcasting during Op Sindoor established an effective model of civil-military fusion. On the ground, integration is translating into tangible capability.
through joint logistic nodes and tri-service maintenance protocols, enhancing efficiency and operational readiness. Interagency coordination has also been significantly strengthened. Synergy with the Ministry of Home Affairs and the BSF has improved coordination along the LC and the IB, while seamless integration of the Indian Coast Guard operations with that of the Indian Navy has bolstered coastal security. Engagement with national security agencies and intelligence agencies such as the DRDO, NTRO, and the wider intelligence community, along with industry, both public and private and startup, reflects a mature whole-of-nation approach aligned towards common strategic objectives. Today, we stand equipped with integrated capabilities, strengthened by joint structures and seamless coordination amongst the services, ministries and government agencies, reflecting a true whole of nation approach. और ये आप देख सकते हो एक झलक को। मैं अंत में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, हमारे हवलदार उम्मेद सिंह सोनी हैं जो 14 महार रेजिमेंट के लगातार गायों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें पानी का, भोजन का बंदोबस्त करते हैं और उनका ये वीडियो देखिए और अप्रिशिएट करिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। पानी भाई, पानी पानी भाई, पानी ठंडा पानी, पानी 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 भाई, पानी ठंडा पानी ले पानी में पानी पानी देवा 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 पानी में पानी 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 में पानी ठंडा पानी भाई। अरे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? रुक जाओ थोड़ा, रुक जाने दो, रुक जाने दो थोड़ा, रुक जा। पानी पी लूँ, गिर गया तो कौन जवाबदार देगा इसका? डब्बा डब्बा रुक जा, मारा का नीचे देते होगा इन्हें। पानी भाई, पानी ठंडा पानी भाई। पानी 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 भाई, पानी ठंडा पानी, पानी भाई, पानी ठंडा पानी भाई।